हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग थॉर्नडाइक की थ्योरी को पढ़ेंगे, जो आपके सीटेट या केवीएस या सुपरटेट किसी भी आप अगर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे अक्सर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम थॉर्नडाइक की थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। थॉर्नडाइक, इनका पूरा नाम है ई एल थॉर्नडाइक। इनका पूरा नाम है ई एल थॉर्नडाइक। इनका जन्म हुआ था 1874 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। इन्हें अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कहा जाता था। ठीक है, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, ये एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1949 ईस्वी में हुई थी। थॉर्नडाइक को फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन्हें कहा जाता है। इन्होंने 1898 ईस्वी में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने 1898 ईस्वी में किया था। सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने, इनकी जो पीएचडी को जो थीसिस थी, यानी कि इन्होंने जो पीएचडी किया, इनकी पीएचडी की जो थीसिस थी, यानी कि इनकी जो शोध प्रबंधन था, इसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस इनके पीएचडी के थीसिस का नाम था। ठीक है, इन्होंने, यानी कि थॉर्नडाइक जो थे, इन्होंने क्या है कि इन्होंने सीखने की व्याख्या करते हुए जब कोई उद्दीपक व्यक्ति के सामने दिया जाता है तो उसके प्रति वो अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया सही होने से उसका संबंध उस विशेष उद्दीपक से हो जाता है, जिसे इन्होंने कनेक्शनिज्म की संज्ञा, यानी कि संबंधवाद की संज्ञा दी है। ठीक है, इन्होंने कनेक्शनिज्म यानी कि संबंधवाद की थ्योरी इन्होंने दिया है। संबंधवाद की थ्योरी, इसमें इन्होंने कहा है कि अनुक्रिया अगर सही होती है तो उसका संबंध उद्दीपक के साथ हो जाता है। और अगर अनुक्रिया सही होती है तो उसका जो संबंध है ना, इन दोनों के बीच जो संबंध होता है वो हो जाता है। और इसी प्रक्रिया को इन्होंने लर्निंग कहा है। इसके बाद हम ये जानेंगे कि इन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं, उसके बारे में हम जानते हैं कि थॉर्नडाइक ने किन किन बुक्स को लिखा है। तो 1903 ईस्वी में इन्होंने एक बुक लिखी, और इनके बुक का नाम था एजुकेशनल साइकोलॉजी। इनकी बुक का नाम था। इसके बाद इन्होंने 1911 में बुक लिखी। इस बुक का नाम था एनिमल
इंटेलिजेंस। वैसे तो इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, लेकिन ये जो 2 बुक हैं ये काफ़ी प्रचलित थी, जिसे मैंने यहाँ पर से इंक्लूड किया है। एक तो एडुकेशनल साइकोलॉजी और दूसरी बुक है एनिमल इंटेलिजेंस। ये बुक जो इनकी थी वो काफ़ी फेमस थी। इसके साथ ही साथ इन्होंने कौन कौन सी थ्योरी दी है, तो इन्होंने एसआर थ्योरी दी है। एसआर थ्योरी इन्होंने दिया है, यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत इन्होंने दिया है। और ये कब दिया है, तो ये दिया है इन्होंने 1898 ईस्वी में एसआर थ्योरी। इसके बाद इन्होंने दिया है बॉन्ड थ्योरी को इन्होंने दिया है। इसके बाद इन्होंने दिया है ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है, यानी कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है वो भी थॉर्नडाइक ने दिया है। इसके बाद इन्होंने दिया है एसआर रिइंफोर्समेंट थ्योरी। एसआर रिइंफोर्समेंट थ्योरी, यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांत इन्होंने दिया है। इसके बाद इन्होंने कनेक्शनिज्म की भी थ्योरी दी है, यानी कि संबंधवाद का सिद्धांत। कनेक्शनिज्म की थ्योरी भी जो है वो थॉर्नडाइक ने दी है। तो ये सारी थ्योरीज जो हैं वो थॉर्नडाइक ने दी है। एसआर थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, फिर एसआर इन्फोर्समेंट थ्योरी, फिर कनेक्शनिज्म थ्योरी, ये सारी थ्योरीज जो है वो थॉर्नडाइक ने दी हैं। थॉर्नडाइक ने इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग की नींव डाली है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, यानी कि साधनात्मक सीखना की नींव जो रखी है, इसकी जो नींव रखी है वो थॉर्नडाइक ने ही रखी है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसी को स्किनर ने अपने सिद्धांत में सम्मिलित किया। तो इस तरीके से हमने थॉर्नडाइक के बारे में जाना कि उन्होंने किस तरीके से उनका जन्म हुआ, उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी हैं, उन्होंने कौन कौन सा थ्योरी दिया है, इसके बारे में हमने जाना। आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे ये है कि थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया है उद्दीपक अनुक्रिया का, इसमें इन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से एक यानी कि स्टिमुलस को देकर के कोई जो प्राणी है वो अनुक्रिया करता है। इसके बारे में उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है, जिसमें कि एसआर थ्योरी को इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है। आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे है कि इन्होंने, यानी कि जो ये थॉर्नडाइक हैं, इन्होंने जो थ्योरीज है, लर्निंग की थ्योरी है, इसको इन्होंने 2 कैटेगरीज में बांटा है। ठीक है, इसको इन्होंने 2 कैटेगरीज में बांटा है। एक तो है प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, एक है प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, यानी कि प्राथमिक नियम का सीखना। और दूसरा है सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग,
इसके अंदर भी और भी ये दो हैं, ठीक है, एक ये हुआ और एक ये हुआ, दो हैं इसके अंदर और सब टॉपिक्स हैं। लेकिन पहले हम इन्होंने जो बिल्ली पर जो प्रयोग किया है इसको आइए अब हम देखते हैं, समझते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। पहले तो थॉर्नडाइक जो हैं इन्होंने थॉर्नडाइक ने किस किस पर प्रयोग किया है, तो थॉर्नडाइक ने कुत्ते पर प्रयोग किया है, ठीक है, कुत्ता पर इन्होंने प्रयोग किया है। फिर इसके बाद इन्होंने मछली पर प्रयोग किया है, इसके बाद इन्होंने बंदर पर प्रयोग किया है और इसके बाद इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया है, ठीक है, इन पर इन्होंने प्रयोग किया है। लेकिन बिल्ली पर जो प्रयोग हुआ ये काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, इनका जो ये बिल्ली पर इन्होंने जो प्रयोग किया ये काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, जिसमें कि इन्होंने कहा है कि सीखने की क्रिया एक क्रमिक क्रिया होती है, ठीक है, इन्होंने ये कहा है कि सीखने की जो क्रिया होती है वो एक क्रमिक क्रिया होती है। इसके साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि जैसे जैसे जो प्रयास दिया जाता है वैसे वैसे सीखने की प्रक्रिया अपने आप ही यानी कि ऑटोमेटिक और मैकेनिकली जो है वो होती जाती है। इन्होंने प्रयास को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया है कि किस तरीके से प्रयास करके बार बार प्रयास करके हम चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से सीखते हैं, जिसमें कि इनकी थ्योरी में बिल्ली पर जो प्रयोग हुआ है ये काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है। आइए अब हम इनके बारे में जानते हैं कि बिल्ली पर जो इन्होंने प्रयोग किया है, आइए अब हम उनको देखते हैं। देखिए, जैसे कि इन्होंने अपने प्रयोग में ये बतलाया है कि इन्होंने एक भूखी बिल्ली को एक पहेली बॉक्स, ये बॉक्स जो है ये पहेली बॉक्स है, इस पहेली बॉक्स में एक बिल्ली को रखा गया, ठीक है, इसको बंद करके रख दिया गया और इस बॉक्स के अंदर से एक सिटकिनी लगा दी, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं एक सिटकिनी लगी हुई है और जिसको दबाकर अगर गिरा देने से क्या होता है कि दरवाज़ा खुल जाएगा। अगर इसको वो दबाकर गिरा देगा ये बिल्ली तो वो दरवाज़ा क्या है कि वो खुल जाएगा। और दरवाजे के बाहर क्या रखा हुआ है, तो दरवाजे के बाहर जैसे कि आप यहाँ पर इस सेकंड फिगर में देख रहे हैं भोजन रखी हुई है। और क्योंकि बिल्ली जो होती है, बिल्ली जो है ये काफ़ी भूखी है, इसे बहुत दिन से भूखा रखा गया है, तो ये क्या है कि बिल्ली तो जैसा कि आप सेकंड फिगर में देख रहे हैं ये भोजन के लिए किस तरीके से हाथ बढ़ा रही है कि उसको हम प्राप्त कर लें। फिर ये क्या करती है कि बहुत उछल कूद करती है, बहुत प्रयास करती है कि कैसे भी करके इस जो बॉक्स है इस बॉक्स से निकल करके वो ये भोजन को वो प्राप्त कर ले। वो लाख प्रयास करती है, उछलती है, कूदती है, बहुत सारा वो प्रयास करती है, लेकिन प्रयास के साथ ही साथ क्या होता है कि अचानक से क्या होता है कि इसका जो पंजा होता है वो कहीं ना कहीं ये लीवर बॉक्स में क्या है कि दब जाता है और इससे क्या होता है कि ये जो दरवाज़ा जो है वो खुल जाता है और बिल्ली जो है वो भोजन को प्राप्त कर लेती है। तो इस तरीके से इस थ्योरी में ये बताया है कि किस तरीके से प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के माध्यम से ये जो बिल्ली है वो भोजन को प्राप्त कर लेती है, जिसमें कि ट्रायल एंड एरर की थ्योरी पर इसमें काफ़ी जोर दिया गया है, जिसमें कि ट्रायल एंड एरर की थ्योरी में ये बताया गया है कि किस तरीके से ये बिल्ली जो है वो बहुत सारा प्रयास करती है और प्रयास के दौरान ही अचानक से वो दरवाज़ा खुल जाता है और वो भोजन को प्राप्त कर लेती है। तो इसे ही जो थॉर्नडाइक हैं, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में इन्होंने ये बताया है, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे जो इन्होंने जो दो कैटेगरीज में जो बांटा है सिद्धांत को, यानी कि लर्निंग को जो दो कैटेगरीज में बांटा है उनको अब हम समझते हैं। देखिए, जैसा कि अधिगम का जो नियम है इसे इन्होंने दो कैटेगरी में बांटा है। एक तो है कि इसका मुख्य नियम है यानी कि प्राइमरी लॉज है और दूसरा जो है वो गौण नियम है यानी कि सेकेंडरी, जिसमें कि प्राइमरी में है तत्परता का नियम, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। फिर है अभ्यास का नियम, इसके बाद है प्रभाव का नियम, फिर है बहुअनुक्रिया का नियम, फिर है मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम,
सादृश्यता का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम, जिसमें कि मुख्य नियम में 3 नियम हैं और गौण नियम में 5 नियम हैं, जिसके बारे में बताया गया है। आइए अब हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं। पहला तो है अभ्यास का नियम। ठीक है, पहला है अभ्यास का नियम, यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम में ये कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि अभ्यास से व्यक्ति में क्या है कि पूर्णता आती है। अभ्यास से व्यक्ति में पूर्णता आती है। अभ्यास करने से जो संबंध जो होता है वो काफी मजबूत होता है ना। हम बार बार जब किसी चीज का अभ्यास करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो संबंध होता है वो काफी मजबूत होता है। लेकिन मान लीजिए जब हम अभ्यास करना जब बंद कर देते हैं तो क्या हो जाता है कि उसका विस्मरण होने लगता है, यानी कि कहीं न कहीं स्मृति जो होती है वो लोप होने लगती है। अगर मान लीजिए किसी पाठ को हम पढ़ रहे हैं, उसका बार बार अगर अभ्यास कर रहे हैं तो वो चीजें हमेशा हमें याद रहेगी। लेकिन उस चीज को अगर हमने पढ़ना छोड़ दिया है तो उस चीज का विस्मरण हो जाएगा, यानी कि उस चीज को हम भूल जाएंगे। ठीक है, उस चीज को हम भूल जाएंगे। और मान लीजिए इन्होंने जो थॉर्नडाइक है, इन्होंने उपयोग का नियम यानी कि लॉ ऑफ यूज, इसमें इन्होंने कहा है कि जब किसी पाठ या विषय को बार बार हम दोहराते हैं तो उसे हम सीख जाते हैं। ठीक है, इसे इन्होंने कहा है लॉ ऑफ यूज। अब है लॉ ऑफ डिसयूज, यानी कि अनुप्रयोग नियम। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमने जो सीखा है अगर उसको दोहराना अगर हम बंद कर देते हैं तो उस चीज का विस्मरण हो जाता है और हम उस चीज को भूल जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अभ्यास के नियम के अंतर्गत आती हैं। अब आइए सेकेंड देखते हैं, सेकेंड पॉइंट को। सेकेंड पॉइंट है लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या कहता है? तत्परता का नियम ये कहता है कि सीखने वाले व्यक्ति में कितनी संतुष्टि है। अगर किसी चीज को वो सीख रहा है और उस सीखने से उसको संतुष्टि की प्राप्ति हो रही है तो इसे ही तत्परता का नियम कहा जाता है। जिसे कि हम एक उदाहरण के रूप में भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो सीखने के लिए काफी तत्पर है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उसमें संतोष का भाव उत्पन्न होगा क्योंकि वो सीखने के लिए तत्पर है। मान लीजिए एक दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, एक दूसरा व्यक्ति है जो जिसको कि किसी कार्य को करने के लिए वो तत्पर रहता है। ठीक है, कार्य को करने के लिए तो तत्पर है लेकिन उसको कार्य को करने नहीं दिया जा रहा है। वो कार्य को करने नहीं दिया जा रहा है, कार्य को वो नहीं कर पा रहा है। तो इससे व्यक्ति में क्या होगा कि उसमें खींच उत्पन्न होगी। मतलब कि हम क्या कहें कि एक तरीके से उसमें असंतोष का भाव उत्पन्न होगा। और जब व्यक्ति में असंतोष का भाव उत्पन्न होता है तो उसमें तत्परता जो होती है वो कहीं न कहीं
समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से हमने ये जाना कि संतोष और एक खींच यानी कि असंतोष होना व्यक्ति के तत्परता की अवस्था पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कितना तत्पर है, और अगर कार्य को उसको नहीं करने दिया जा रहा है या उसके कार्य में किसी तरीके की बाधा उत्पन्न हो रही है तो किस तरीके से उसमें खींच या असंतोष का भाव उत्पन्न होता है। इसका तीसरा पॉइंट है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव का नियम। ठीक है, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या कहता है कि ये जो नियम है ये काफी महत्वपूर्ण नियम है और इसे लॉ ऑफ इफेक्ट थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, इसे लॉ ऑफ इफेक्ट थ्योरी भी कहा जाता है। यानी कि व्यक्ति किसी अनुक्रिया या कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है। ठीक है, यानी कि प्रभाव जो होता है अगर संतोषजनक होता है, मान लीजिए व्यक्ति पर जो कार्य कर रहा है और उसका प्रभाव अगर संतोषजनक होता है तो व्यक्ति क्या है कि वो कार्य को सीख लेता है। उसका प्रभाव अगर संतोषजनक होगा तो वो कार्य को सीख लेगा, लेकिन अगर उसका प्रभाव अगर असंतोषजनक है तो व्यक्ति उस कार्य को नहीं सीखता है। तो ये ही प्रभाव के नियम के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि किसी उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस और अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स के बीच संबंध स्थापित होना यानी कि अनुक्रिया से संतोषजनक प्रभाव पर निर्भर करता है। जैसे कि बिल्ली जो था वो बार बार दरवाजा को खोलने का अनुक्रिया कर रहा था। बिल्ली क्या है कि वो बार बार दरवाजा को खोलने की अनुक्रिया वो कर रहा था, जिसमें कि उसने क्या किया, वो बहुत सारा उछल कूद करता है, इधर घूमता है उधर घूमता है, बहुत सारा वो प्रयास करता है। तो इससे क्या है कि अनुक्रिया को वो कुछ भी यानी कि जब नहीं कोई चीज को अगर मिलेगा तो क्या होगा कि उस चीज को वो भूल जाएगा, है ना। मान लीजिए वो बिल्ली प्रयास कर रहा है और प्रयास करने के बाद अगर उसको भोजन मिल जा रही है तो उस चीज को वो सीख जाता है, और बाद में क्या होता है कि बिल्ली उस उछल कूद को किए बिना ही डायरेक्ट क्या करेगा कि वो दरवाजा को खोलेगा और भोजन को प्राप्त कर लेगा। लेकिन बार बार अगर बिल्ली उछल कूद कर रहा है और उसको भोजन नहीं मिल पा रहा है तो उस अनुक्रिया को वो भूल जाएगा। क्यों भूल जाएगा? क्योंकि उसे भोजन की प्राप्ति नहीं हो रही है, उसे संतोष की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इसके कारण वो भूल जाएगा। इसे हम और भी एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई बालक है, वो कोई कार्य कर रहा है, तो उस कार्य के बाद जब हम उसे रिवॉर्ड देते हैं, पुरस्कार देते हैं, तो उसकी सीखने की जो अनुक्रिया होती है वो और भी तीव्र हो जाती है और बालक उस कार्य को और भी तेजी से सीखता है। ये ही प्रभाव का नियम कहलाता है। अब आइए हम इसके कुछ जो सेकेंडरी जो लॉज हैं यानी कि जो सेकेंडरी इसके लॉज हैं उनको अब हम देखते हैं। सेकेंडरी लॉज के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हैं जो आते हैं, यानी कि इसके कुछ सब टॉपिक्स हैं वो आते हैं। आइए अब हम उनको कुछ डिटेल से समझते हैं कि इसके क्या सब टॉपिक्स हैं। पहला है बहुक्रिया। फर्स्ट है बहुक्रिया यानी कि मल्टीपल रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है कि इस नियम के अनुसार ये कहता है कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है जो उसको
अनेक जब अनुक्रिया करता है तो प्राणी जो क्या करता है कि उसको वो सीख जाता है। इसको ही बहु अनुक्रिया का नियम कहा जाता है। यानी कि बहुत सारे प्रयास के बाद जब हम किसी चीज को सीख जाते हैं, हमें उसको सीखने में सफलता मिलती है, तो इसे ही बहुक्रिया यानी कि मल्टीपल रिस्पॉन्स कहा जाता है। इसका अब सेकेंड सब टॉपिक है तत्परता। सेकेंड सब टॉपिक है इसका तत्परता या मनोवृत्ति। तत्परता या मनोवृत्ति का सिद्धांत, यानी कि सेट और एटीट्यूड। इसमें क्या होता है कि तत्परता या मनोवृत्ति से इस बात का यानी कि पता चलता है कि प्राणी किसी अनुक्रिया को करेगा और किस अनुक्रिया से उसको कम संतुष्टि मिलेगी और किस अनुक्रिया से उसको अधिक संतुष्टि मिलेगी। ये ही यानी उसका मेंटल सेट एक तरीके से हम इसमें कह सकते हैं। उसका जो एटीट्यूड होता है, उसके जो बिलीव्स होते हैं, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का किसी चीज के प्रति अगर पॉजिटिव अगर उसका थॉट है ना, पॉजिटिव अगर थॉट है तो क्या है कि उस चीज को वो सीख लेगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी चीज के प्रति अगर उसका नेगेटिव थॉट है तो उस चीज को सीखने में कहीं ना कहीं वो बाधा उत्पन्न होती है। अगर खराब सोच है तो वो कार्य नहीं हो पाएगा। तो ये मनोवृत्ति पर भी निर्भर करता है। इसका तीसरा सब टॉपिक है अंश में चीजों को समझना। अंश में चीजों को समझना यानी कि लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि चीजों को क्या है कि एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है, कोई भी अगर कार्य है, कार्य को छोटे छोटे पार्ट्स में अगर डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में जब बांट दिया जाता है और उस कार्य को जब वो करता है तो वो करना काफी पॉसिबल होता है। जब मान लीजिए बहुत बड़ा कार्य है, ठीक है, उसको करने में क्या है कि जाहिर सी बात है बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन उसी कार्य को जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं तो उसको जो प्राणी है वो आसानी से सीख लेता है। अब इसका नेक्स्ट सब टॉपिक है फोर्थ है रिस्पॉन्स बाई सिमिलैरिटी और एनालॉगी, यानी कि सादृश्य अनुक्रिया। इसमें क्या होता है कि जो प्राणी होता है वो किसी नई परिस्थिति में वैसी ही अनुक्रिया करता है जो उसके अनुभव और पहले सीखी गई अनुक्रिया से मिला हुआ होता है। यानी कि इसमें क्या है कि उसका जो पुराना ज्ञान है वो नए ज्ञान को सीखने में काफी जब हेल्प करता है, उसको जोड़ करके चीजों को सीखता है, तो उसे ही सादृश्य अनुक्रिया कहा जाता है। इसका अंतिम सब टॉपिक है 5th नंबर, वो है एसोसिएटिव शिफ्टिंग। एसोसिएटिव शिफ्टिंग यानी कि साहचर्यात्मक स्थानांतरण। इसमें क्या होता है कि यदि एक ही अनुक्रिया को लगातार एक ही परिस्थिति में कुछ परिवर्तनों के बीच जब उत्पन्न किया जाता है तो अंत में वही अनुक्रिया एक बिल्कुल ही नई उद्दीपक के रूप में उत्पन्न हो जाती है। यानी कि उसकी पहले की जो लर्निंग है वो दूसरी
उसकी पहले की लर्निंग वो उसकी पहले की लर्निंग उसकी पहले की लर्निंग उसकी वो दूसरी अलग लर्निंग में जब इसको शिफ्ट कर दिया जाता है तो एक नया सिचुएशन उत्पन्न होता है, वो ही इसके अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में जो कुछ उन्होंने प्राइमरी लॉज दिए थे और कुछ सेकेंडरी लॉज दिए थे, उसको हमने समझा कि प्राइमरी लॉज क्या हैं, सेकेंडरी लॉज जो थे वो क्या है। प्राइमरी में जिसमें कि अभ्यास का नियम हमने देखा, इसके बाद हमने देखा कि अभ्यास का नियम, फिर तत्परता का नियम, तत्परता के नियम के बाद हमने प्रभाव का नियम देखा, ये प्राइमरी लॉज थे। इसके बाद सेकेंडरी लॉज के अंतर्गत हमने देखा बहुक्रिया का सिद्धांत, फिर तत्परता या मनोवृत्ति का सिद्धांत, इसके बाद अंश में चीज़ों को समझना, फिर है सादृश्य अनुक्रिया का सिद्धांत, फिर साहचर्यात्मक स्थानांतरण। ये सारी चीज़ों को हमने देखा थॉर्नडाइक की थ्योरी में। तो थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है वो इस तरीके से हमने देखा, और शिक्षा के क्षेत्र में इनकी जो थ्योरी है वो किस तरीके से महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है, आइए अब हम उनको समझते हैं। यानी कि एडुकेशन के क्षेत्र में इनकी थ्योरी का क्या महत्वपूर्ण उपयोग है, आइए अब हम उनको जानते हैं। इन्होंने जो तत्परता का जो सिद्धांत दिया है, इनका जो तत्परता का सिद्धांत दिया, मान लीजिए अगर किसी बच्चे को जब हम किसी अच्छे महापुरुष की कहानी सुनाते हैं तो बच्चा क्या है कि उस कहानी को सुनकर कहीं ना कहीं मोटिवेट होता है, और बच्चा क्या है कि वो भी उसके जैसा बनना चाहता है जैसा कि उसने कहानी में उस व्यक्ति के बारे में सुना है। तो इस तरीके से बच्चों में तत्परता ला करके हम उनको शिक्षा के क्षेत्र में और भी आगे ले जा सकते हैं। इन्होंने जो अभ्यास का जो नियम दिया है, यानी कि किस तरीके से बच्चों को अभ्यास करा करके हम चीज़ों को बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। अगर मान लीजिए बच्चा कुछ चीज़ को अगर नहीं सीख पा रहा है तो बार बार जब हम उनको अभ्यास करने के लिए देते हैं, अभ्यास करने पर उनको ज़्यादा हम फोकस करते हैं तो वो चीज़ों को सीख जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अपने सिद्धांत में ये बताया है, अपने सिद्धांत में इन्होंने रिवॉर्ड को काफ़ी महत्व दिया है कि बच्चों को जब किसी रिवॉर्ड के द्वारा चीज़ों को सिखाया जाता है, मल्टीपल जब उनको रिवॉर्ड दिया जाता है तो उस चीज़ को वो और भी अच्छे तरीके से सीखते हैं। इसके बाद इन्होंने कुछ कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में भी बताया है। ठीक है, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बताया है कि बच्चों को अगर किसी चीज़ को करने में अगर सकारात्मक चीज़ मिलती है, अगर बच्चा क्या है कि बच्चा किसी चीज़ को करने से अगर संतुष्ट होता है तो उस कार्य को वो और भी बेहतर तरीके से सीख जाता है, उस कार्य को वो और भी अच्छे तरीके से करता है। अगर मान लीजिए किसी कार्य को करने में जब वो असंतुष्ट हो जाता है, वो किस चीज़ को प्राप्त करना चाहता है और वो चीज़ उसे प्राप्त नहीं हो पाती है, तो इससे क्या होता है कि वो कहीं न कहीं उसके सीखने में बाधा उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका अगर हम प्रयोग किया जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है थॉर्नडाइक की थ्योरी का। तो फ्रेंड्स, आज हमारा थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है वो पूरा हमने कवर कर लिया है, और इससे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम कल के क्लास में करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इस तरीके से हमने लर्निंग की थ्योरी में आज हमने थॉर्नडाइक की थ्योरी को कवर कर लिया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और आप अपने नोट्स खुद तैयार करें, और नोट्स को जो आप तैयार करें उसको हमेशा शॉर्ट फॉर्म में तैयार करें, यानी कि जितना छोटा से छोटा हो सके उस रूप में तैयार करें, ताकि आप एग्ज़ाम में जब उसको रिवाइज़ करें तो आपको रिवाइज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा लंबा चौड़ा पूरा लिख दें, तो उससे क्या है कि एग्ज़ाम में भी आपको रिवाइज़ करने में काफ़ी समस्या होगी। तो आप अपने नोट्स को जो है उसको वो शॉर्ट फॉर्म में तैयार करें, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हाइलाइटर से उसको हाईलाइट करें ताकि आपको पढ़ने में समस्या ना हो। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी में लगे रहें और कोशिशें करते रहें, क्योंकि कोशिशें जो होती हैं वो कभी भी बेकार नहीं जाती हैं, प्रयास एक ना एक दिन सफल होता ही है, जैसा कि हमने अभी थॉर्नडाइक की थ्योरी में पढ़ा है।
कि किस तरीके से बिल्ली ने लगातार प्रयास किया और अंत में जाकर के उसे भोजन की प्राप्ति होती है। उसी तरीके से अगर आप लगातार प्रयास करते रहते हैं, लगातार चीज़ों को सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो एक दिन आपका एग्ज़ाम जो है वो भी ज़रूर क्रैक करेगा, आपको भी आपकी जो नीड है वो ज़रूर प्राप्त हो पाएगी। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू सो मच।